हिंदी साहित्य को उच्च कोटि का साहित्य देने वाली प्रसिद्ध कहानीकार और उपन्यासकार शिवानी जी की रचनाएं उन्नत कोटि की मानी जाती हैं। उनकी शानदार कृतियां हिंदी साहित्य का हिस्सा हैं। उनके साहित्य में भारत के कुमाऊं की संस्कृति पढ़ने और सुनने को मिलती है। उनकी कहानियां और उपन्यास नारी प्रधान रहे हैं। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी चलोगी चंद्रिका, मेरी ज़बानी। मैं हूँ सीमा सिंह। अपने एकांत कूपे में चंद्रवल्लभ ने 7वीं बार दर्पण में अपना चेहरा देखा। एक पल के लिए वो अपने आहत स्मित को स्वयं ही नहीं पहचान पाया। दिन प्रतिदिन मोटे होते जा रहे चश्मे के मोटे लेंस के भीतर क्लांत आंखों में न जाने कैसी विवर्त श्वेत आभा छाने लगी थी। न चाहने पर भी नीचे झुके जा रहे होठों में विवश नैराश्य की स्पष्ट छाप आ गई थी। कनपटी के दोनों ओर झांक रही रुपहली डोरियों ने चेहरा सचमुच ही कितना बदल दिया था। ओह, वो क्या उसी का चेहरा था? इस बदले चेहरे को इतने वर्षों के व्यवधान के बाद क्या चंद्रिका पहचान पाएगी? हृदय में लगे पेसमेकर की तीव्र गति को साधने के लिए ही शायद फिर चंद्रवल्लभ ने तकिया पर सिर रख चुपचाप आंखें मूंद लीं। काश आंखों के साथ साथ वो अपने क्षत विक्षत हृदय के पट भी मूंद सकता। कितनी बड़ी मूर्खता कर बैठा था वो। जिस जन्मभूमि की धरनी पर प्राण रहते कभी पांव न रखने की उसने असंख्य प्रतिज्ञाएं की थीं, उसी की धुंधली पर्वत श्रेणियां क्रमशः स्पष्ट होती उसके अंग प्रत्यंग को अवश बना रही थीं। तब क्या करे? लौट जाए? बहरा चाय ले आएगा, तब शायद हाथ मुंह धो चाय पीकर वो स्वयं ही अपनी इस मूर्ख हौलदिली से छुट्टी पा लेगा। चंद्रिका चंद्रिका, ट्रेन की प्रत्येक टाप जैसे उसी नाम का झपताल का सा ठेला बजा रही है। बचपन में इसी ट्रेन की टाप को वो धर दे पैसा चल कलकत्ता, धर दे पैसा चल कलकत्ता की ध्वनि से मिला ट्रेन की अविकल गति का ध्वनि संगीत प्रस्तुत कर सहपाठियों का मनोरंजन किया करता था। आज वही ध्वनि चंद्रिका चंद्रिका करती उसे और भी अधीर बना रही थी। क्या चंद्रिका भी बदल गई होगी? शायद नहीं। कहते हैं कि स्त्रियां पुरुष की अपेक्षा प्रौढ़ावस्था में ही वार्धक्य का वर्ण कर बैठती हैं, किंतु चंद्रिका के तो पल पल का हिसाब रखता रहा था उसका महाक्रोधी शक्की सनकी पति सदानंद। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। नहीं, अब वो ऐसा विश्वासघात नहीं कर सकता। लाल कुआं में सदानंद बंध्या चंद्रिका की सूनी कोख को कभी क्षमा नहीं कर पाया। बार बार निरीह पत्नी को दूसरे विवाह की धमकी से भयत्रस्त कर अभागे ने तीसरे ही वर्ष उसे मायके भगा दिया था। चंद्रवल्लभ के बड़े भाई के पास ही रह उसने बीए किया, फिर इलाहाबाद जाकर एलटी किया। अध्यापिका बनते ही सदानंद का देहांत हो गया और वो प्रधानाध्यापिका बन स्वतंत्र स्वच्छंद जीवन व्यतीत कर रही है। ये उसे उसकी भाभी चिट्ठी में लिखती रहती थी। उसकी बंध्या कोख ने सहचरहीन जीवन ने निश्चय ही उसके यौवन को अक्षुण्ण रखा होगा। उसे याद है उसकी माँ की सहेली विधवा गोदा मास्टरनी माँ से 4 वर्ष बड़ी होने पर भी कितनी छोटी लगती थी। माँ प्रायः कहा करती थी, अरे बालिन का मुंह चिकना, लड़कौरी का आंचल, एक बाल भी तो सफ़ेद नहीं हुआ तेरा गोदा। इधर 2 वर्षों से उसे घर न आने पर भाभी ने रूठ कर चिट्ठी लिखना बंद कर दिया था। इसी से चंद्रवल्लभ को चंद्रिका का कोई समाचार नहीं मिला और फिर इन्हीं 2 वर्षों में राजनीति ने उसे समृद्धि वैभव यश कीर्ति से लाद कर ऐसा दोहरा कर दिया कि चाहने पर भी वो चंद्रिका को देखने न अपनी गर्दन दाएं मोड़ सकता था, न बाएं न पीछे। उसकी महत्वाकांक्षणी दृष्टि का घेरा बंधता था केवल सम्मुख के उस प्रशस्त राजमार्ग को जिस पर नियति उसे धावक बनाकर अपनी मैराथन रेस में भगा रही थी। कितने पुष्पहार, कितनी तालियां और कितने करमर्दन। कभी कभी अपनी महानाटकीयता उसे स्वयं काट खाने दौड़ती। जानबूझकर ही वो किसी जलसे, विवाह उत्सव या सहबोज से हड़बड़ाकर ऐसे उठ भागता जैसे वो नहीं उठा तो पूरा आकाश ही नीचे गिर पड़ेगा। उसके पीछे पीछे दरबारियों का विशाल जुलूस भी चल पड़ता और पूरे समारोह में खलबली मच जाती। यही तो वो चाहता था कि जनता जनार्दन जान ले इस अद्भुत व्यक्ति का एक एक क्षण कितना अमूल्य है।
समाचार पत्रों के मुख पृष्ठों पर अपने दर्शनीय चेहरे के नित्य नवीन मोहक अभिनव संस्करण देखता तो उसका हृदय उल्लसित हो झूले किसी पेंग लेने लगता। निश्चय ही हेडमास्टरनी चंद्रिका भी अखबार पढ़ती होगी, पश्चाताप की ज्वाला उसे कैसे झुलसाती होगी। उसकी कल्पना फिर एक मोह तृप्त स्मित बन उसकी भरी मूंछों पर बिखर जाती। कितनी मेनकाओं ने उसकी तपस्या भ्रष्ट करने की चेष्टा की थी। बड़े बड़े अफसरों की ऊबी पत्नियां, समाज सेविकाएं, खुर्राट अध्यापिकाएं, किंतु अपने चरित्र को कसकर मुट्ठी में ही आज तक बांधता चला आया था पट्ठा। मजाल थी कि कोई उसके चरित्र पर तर्जनी तो उठा दे। क्रोधी दबंग कुत्सित पत्नी के सुदीर्घ साहचर्य से ऊबा उसका चित्त यदि कभी मन की मौज आने पर इधर उधर मुंह मार भी लेता तो शायद विधाता भी उसे क्षमा कर देता। नित्य सूखी घास चरने पर निरीह गाय भी कभी कभी हरे भरे खेतों में मुंह मार देती है। स्वभाव में तो गाय सा ही निरीह था, किंतु उसके जीवन में प्रेम केवल एक ही बार आया था। जो मूर्ति तब हृदय में स्थापित हुई थी वो अब भी वैसी ही अडिग खड़ी थी। पर तब का चंद्रवल्लभ क्या ऐसा ही था? दोनों हाथ सिर के नीचे डाल वह अचानक ही अपने उस रूप का स्मरण कर मुस्कुराने लगा। कोट की फटी बाहों से नाक पोंछने वाला चंद्रवल्लभ, और कोट भी कैसा? पिता के कैशोर्य का कोट, जिसे पहनकर वो स्कूल जाता तो जोशी मास्टर व्यंग्य से कहता, अरे चनरुआ, दो भाई दो कोट पहनकर क्यों आते हो? एक ही में तो दोनों समा जाओगे। कल से दोनों भाई एक ही कोट पहनकर आना, समझे? और पूरी हृदयहीन कक्षा जोशी मास्टर के अद्भुत व्यंग्य से उल्लसित हो निर्लज ही से दोनों भाइयों का कलेजा निचोड़ देती। कंधे में बंधी डोरी से लटकी काली काठ की चमकती पाटी पर कमेट से लिखी सुंदर सुलेख की मुक्तावली में उसके अक्षर विद्या ददाति विनयम आज एक एक बाल्यकालीन स्मृति उसके कंठ में गोला बनकर अटक रही थी। तब क्या वो ऐसे पॉरेज और अंडा खाता था ब्रेकफास्ट में? रोटी में घर का घी चुपड़, चीनी बुरक, ठेठ पहाड़ी रोल बनाकर नानी थमा देती। उसी रोल को खाता वो तेजी से स्कूल की 4 मील लंबी पगडंडी उतरता चला जाता। सिर पर तेल से चिकनी टोपी का क्या आज भी इस टोपी से जरा भी साम्य था? कहाँ ये बगुले के पंख सी उजली धप्प तिरछी टोपी, जिसकी तीखी नोक भी किसी की उंगली से छू जाए तो खून छलछला उठे? और कहाँ वो कड़वे तेल में बसाती निष्प्रभ विवर्ण मलेशिया की निरीह टोपी, जिसे उसकी नानी गांव के गुसाई ढोली से 20 अखरोट और 10 दाड़िम के दाने देकर सिला लाई थी। प्यास लगने पर पहाड़ी झरने की जलधार पर संपुट साध वो गिलास बन उसकी प्यास बुझाती। चैत के महीने की काफल लदी डालियों पर साध काफल बटोरती, और कभी कभी जोशी मास्टर का आदेश प्राप्त होते ही चट सिर से उतार डस्टर के रूप में भी विवृत होने उन्हें थमाई जाती। एक दिन नानी ने कहा, इसे आज घर पर ही छोड़ जाना रे चनरिया, रीठे से धोकर सुखा दूंगी। नंगे सिर जाऊंगा तो जोशी मास्टर मारेगा आमा। चंद्रवल्लभ के एक धृष्ट सहपाठी ने बिना टोपी के ही स्कूल जाने की धृष्टता की और मोटे रूलर की तड़ातर मार से अभागे की पीठी तोड़कर रख दी थी जोशी मास्टर ने। साले नंगचुलिया अर्थात नंगा सिर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे क्लास में बिना टोपी के आने की? नंगे सिर क्यों जाएगा रे? तेरे बाप की पाक जो धरी है पिटार में, चल मैं बांध दूँ। और फिर आमा ने बड़े स्नेह से उसके नन्हे सिर पर उसके मृत पिता की सदगजी पगड़ी लपेट दी थी। बेचारे चंद्रवल्लभ की वो पगड़ी बंधी अनुपम छवि देखते ही पूरे क्लास ने दांत भींचकर हंसी रोकी थी। क्रोधी जोशी मास्टर की क्लास में भला हंसने का दुस्साहस कौन कर सकता था? वो सिर झुकाए चुपचाप बैठा लिख ही रहा था कि पीछे बैठे दुर्दांत मॉनिटर गोपाल ने पेंसिल की नोक से मास्टर की नज़र बचा अभागे की पगड़ी पट से नीचे गिरा दी थी। बस फिर तो जोशी मास्टर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया था। आज भी भरी कक्षा में उस दुष्ट दुशासन के खोले गए अपने चीर की व्यथा को वो भूल नहीं पाया था। जब कभी दामी पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे पुत्र के चमकते मोनोग्राम वाले ब्लेजर को देखता, स्वयं अपनी दरिद्र छात्रावस्था का स्मरण उसकी आंखें गीली कर देता। जिस वर्ष वो विशेष छात्रवृत्ति पाकर पढ़ने इलाहाबाद गया, उसी वर्ष उसकी नानी ने आंखें मूंदी थीं। कई वर्षों तक फिर वो गांव नहीं आया। बड़े भाई नेत्रवल्लभ ने घर की खेती संभाल ली थी। थुलमे गलीचे दनों का व्यापार भी साथ साथ कर रहा था। देखने में ऊंचा अगला गबरू जवान था ही,
पत्नी भी सुंदर जुट गई। उसी के विवाह में सम्मिलित होने वो पहाड़ गया और उसी विवाह में उसने पहली बार भाभी की बहन चंद्रिका को देखा। पहली दृष्टि में उसे वो बेहद अहंकारी लगी थी। पुष्ट स्फुरित अधरों से झांकती श्वेत दंतपंक्ति, लंबोतरा चेहरा, छरहरे शरीर से विदा लेने में जैसे कैशौर्य भी स्तंभित होकर ठिठक गया था। संध्याकालीन रक्तिम आभा से उद्भासित उस निमीलित दृश्य के आकर्षण ने ही चंद्रवल्लभ को अनमना कर दिया था। उसके भाई के ससुर अवकाश प्राप्त इंजीनियर थे, प्रचुर धन बटोरा था। उनके उत्कोच ग्रहण की पहाड़ में नाना दंत कथाएं प्रचलित थीं। पुल बनाने में उन्होंने विशेष ख्याति अर्जित की थी और उस ख्याति के पुष्ट प्रमाण के रूप में पुलों के लाल इंगूरी लौह अवयव उनकी सुरम्य पुष्प वाटिका के जंगले बने दूर से ही दर्शकों को आकृष्ट करते थे। उनके 2 लड़कियां थीं। बड़ी सरस्वती उसकी भाभी बन रही थी। छोटी चंद्रिका मौसी के पास रहे अल्मोड़ा के मिशन स्कूल में पढ़ रही थी। शायद उसी मिशन स्कूल की शिक्षा ने छोकरी को अहंकार दीप्त कर दिया था। इसके बाद कभी घर न आने वाले चंद्रवल्लभ का हर छुट्टियों में घर आना बढ़ता ही गया था। अवसर पाते ही वो भाभी के मायके पहुंचता रहता, कभी उसे लाने और कभी पहुंचाने। एक बार नई भाभी ने उसे लताड़ भी दिया था। सुनो जी चंद्रलला, तुम्हारी नीयत हमें ठीक नहीं लग रही है, पर पहाड़ में 2 सगी बहनों का विवाह 2 सगे भाइयों में नहीं होता, जानते हो ना? जानता हूँ, उसने हंसकर कहा था। तब ये भी जान लो देवर कि हमारे बाबूजी बड़े कट्टर हैं, कभी इस ग्रह के दूसरे बेटे को अपनी दूसरी बेटी का हाथ नहीं थमाएंगे। और अगर बेटी खुद थाम ले तब? भाभी से किए गए उस सरल हास परिहास की स्मृतियां अब भी कलेजे में नासूर सी टीसने लगती थीं। पर भाभी के मायके में उसे चंद्रिका को देखने का प्रलोभन नहीं खींचता था। वो तो प्रायः अल्मोड़ा ही रहती थी। उसके बूढ़े बाप का ही हृदय विजित करने वहाँ जाता था, कभी सिगार के चौकोर डिब्बे लेकर, कभी अगाथा क्रिस्टी की गड्डी के गड्डी उपन्यास बटोरकर। बूढ़े के प्राण ही इन दोनों में बसे हैं, ये वो जान गया था। किंतु घाघ बूढ़े ने ना जाने कितने डिब्बे फूंक डाले और एक एक कर क्रिस्टी के सारे उपन्यास चाट डाले। तब कहीं जाकर एक दिन तोप का अचूक गोला दाग चंद्रवल्लभ को धराशायी कर दिया। बेटा चंद्रवल्लभ, अब हमें तुम्हारा ही भरोसा है, इष्ट मित्र हो तो तुम्हारे जैसे। चंद्रवल्लभ का कलेजा छत की बल्लियों से टकराने लगा था। निश्चय ही उसका स्तुति जपार्जन अब सफल होने जा रहा था। वो समझ गया कि अवकाश प्राप्त इंजीनियर का मस्तिष्क, जिसने प्रदेश की ना जाने कितनी उद्दाम सरित धाराओं को अपनी अद्भुत सेतु निर्माण कला से बांध दिया था, एक बार फिर 2 तरंगित हृदयों की उद्धत जल धाराओं को अपनी नवीन योजना से बांधने जा रहा था। जी, आप जब कभी मेरे योग्य कोई सेवा उचित समझें, मैं हाथ बांध कर तैयार रहूँगा। जानता हूँ पुत्र, मुझे तुमसे यही आशा थी। उन्होंने अपने रहस्यमय वार्तालाप से उसका ऐसा मतिभ्रम कर दिया कि वो अकारण ही ऐसे हाँफने लगा था जैसे तीखी चढ़ाई चढ़ रहा हो। तुम तो जानते ही हो बेटा, मेरे बेटे बेटी जो भी हैं, बस यही 2 चहेड़ियाँ हैं। एक को तो तुम्हारे देवतुल्य दाजियों को सौंप हमने गंगा नहा ली, अब दूसरी चंद्रिका को तो तुमने देखा ही है। कह वो घाघ बूढ़ा किसी चतुर मदारी का सा ही डमरू बजा क्षण भर के लिए चुप हो गया। उधर चंद्रवल्लभ को जैसे कोई गोद में लेकर तेजी से गोल गोल घुमाने लगा था। ऐसी अद्भुत सरल सुखद प्रस्ताव की तो उसने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। ये ठीक था कि वो बेकार था, किंतु उसका कुल, उसकी विद्या, योग्यता और सर्वोपरि उसके 1.25 लाख का व्यक्तित्व, किसी में भी क्या रंच मात्र भी किसी कलंक की कुत्सित छाया थी? जी मैं कह हकलाता वो अपने भीरू चित्त के निर्लज निवेदन को बरबस अवश्य जिह्वा पर ठेल ही रहा था कि इंजीनियर साहब सतर होकर बैठ गए, जैसे उफनती वेगवती नदी की धारा को आंखों ही आंखों में तौल रहे हों। सोच रहा हूँ चंद्रिका के विवाह से भी इसी जेठ में निपट लूँ, फिर ये मकान अल्लम गल्लम दोनों छोकरियों के नाम कर हरिद्वार की ओर निकल जाऊँगा। वहाँ कनखल के एक आश्रम में हम जैसे पुत्रहीन वानप्रस्थी गृहस्थों के लिए मरणोपरांत भी विशेष सुविधा प्राप्त होती है। सब श्राद्ध पिंडदान विधिवत संपन्न कर देते हैं आश्रमवासी। चंद्रिका के लिए लड़का मैंने देख लिया है चंद्रवल्लभ। एक बार उसे अपने रहस्यमय तिर्यक स्मृत से सम्मोहित कर बुढ़ऊ ने फिर कच्छप की सी मुंडी छिपा ली। जी,
इस बार चंद्रवल्लभ की लड़कियों की सी रेशमी पलकों से हृदय का समस्त निष्कपट निवेदन निर्लज्जता से नंगा होकर उसके कपोलों को आरक्त कर गया। आपकी कृपा है, आपका स्नेह है, मैं आपका ये अनुग्रह जीवन भर नहीं भूलूंगा। वो स्वयं ही बड़बड़ाने लगा। तभी बूढ़ा एक बार फिर सतर होकर बैठ गया। सदानंद, सदानंद पांडे, परमानंद ओवरसियर का बेटा सदानंद, उसे ही छांटा है मैंने चंद्रिका के लिए। बूढ़े ने एक बार भी अपने चिकने चेहरे पर आश्चर्य की सामान्य रेखा भी नहीं फटकने दी। कम से कम पूछ लेता कि चंद्रवल्लभ उसके किस अनुग्रह के जीवन भर न भूलने की बात कर रहा था। उत्तेजित चंद्रवल्लभ की दोनों मुट्ठियां स्वयं बन गई थी। क्या कह रहे हैं आप? सदानंद तो यहाँ एक ही है। हाँ बेटा, उसी एक सदानंद की बात कर रहा हूँ मैं। मुझे बेहद पसंद है वो लड़का। देखना, एक दिन पूरे कुमाऊं का नाम उज्ज्वल करेगा। जी हाँ। चंद्रवल्लभ का व्यंग से तीखा स्वर औद्धत्य से प्रखर हो उठा था। पिछले 2 सालों से कुमाऊं का नाम ही तो उज्ज्वल कर रहा है। पूरे 2 साल सस्पेंड रहा तो क्या हुआ? 10 दुश्मनों ने फंसा दिया बेचारे को। पर सांच को क्या कभी आँच झुलसाती है चंद्रवल्लभ? विभागीय जांच में एकदम खरा निकल आया। लाखों में एक लड़का है। चंद्रिका के ब्याह में तुम ही दोनों भाइयों को सब काम संभालना होगा, समझे? चंद्रवल्लभ बिना कुछ कहे बड़ी अशिष्टता से तीर सा बाहर निकल गया था। मूर्ख, मूर्ख चंद्रिका, तब क्या वो भी पिता की भांति सदानंद की उपासिका बन गई थी? वैसे एक व्यक्तित्व को छोड़ और क्या नहीं था सदानंद के पास। बहुत बड़ा मकान, सेबों का बगीचा, तराई का फार्म, सरकारी नौकरी, मृत जननी के ढेरों स्वर्ण आभूषण, मृत पिता की जोड़ी गई अटूट संपत्ति और भोगने को केवल सदानंद। न भाई न बहन, किंतु चरित्र कौन नहीं जानता था उसे। लोग तो यहाँ तक कहते थे कि वो परमानंद पांडे की लक्ष्मी स्वरूपा पत्नी का गर्भजात पुत्र नहीं था। बाल्टे की एक मिट्टी बेचने वाली हरिजन युवती ही आधी रात को प्रेमी के द्वार पर उसका ये प्रणयोपहार एक फटी धोती में लपेट कर डाल गई थी। इधर परमानंद की पतिव्रता पत्नी महीनों से अपने अभिशप्त संतानहीन उदर पर बड़े कौशल से कपड़े बांध बांध कर आसन्न प्रसवावस्था की भूमिका बांध ग्रामवासियों को छल रही थी। किंतु उसकी वही निर्लज्ज सौत, जिसके कलंक को उसने अपने गर्भस्थ शिशु के रूप में स्वीकार दोनों जघन्य अपराधियों को बचाया था, एक दिन पूरे गांव में आकर ढिंढोरा पीट गई। अरे 10 गज ऊंची नाक लेकर इधर उधर घूमने वाले बामणों, परमानंद पांडे की बराणजियों अर्थात घरवाली तो ठाठ से माँ बन गई, पर धरत झेले हैं मैंने। पानियो जी ही मेरे सदिया के बाप हैं। देख लो पंचू, ये सबूत। अभी भी मेरी छुड़कती छातियों से दूध बह रहा है। अब पनाहन को बुलाकर देख लो कैसे दूध पिलाती है उसे। बेहया, सचमुच ही बीच चौराहे में अपनी फटी कुर्ती ऊपर कर खड़ी हो गई थी। टप टप कर उसके कुंठित मातृत्व का पुष्ट प्रमाण मिट्टी को अभिसिंचित कर गया। जब तक जीती रही वो दर्पित सिर उठाए बराबर हर महीने आकर परमानंद पांडे से अपनी चौथ वसूलती रही। फिर सहसा उसका आना बंद हो गया। लोग दबे स्वरों में कहते सुने गए थे कि पापी परमानंद ने उसे कटवा कर तराई के घने जंगल में गड़वा दिया है। उस संदिग्ध अतीत को जानकर भी उस अकर्मण्य जुआरी को जमाता बनाने का कैसा दुराग्रह था इंजीनियर साहब का। गांव से अल्मोड़ा जाने वाली एकमात्र कुमाऊं मोटर यूनियन की बस छूट चुकी थी। फिर भी पैदल ही पूरे 20 मील की दूरी पार कर वो अल्मोड़ा पहुंचा तो अंधकार घनीभूत होने लगा था। तब अल्मोड़े को विद्युत छटा ने आलोकित नहीं किया था। समृद्ध ग्रहों में गैस जलते थे, किंतु अधिकांश मध्यवर्गीय ग्रहों में लालटेन या लैंप का ही क्षीण प्रकाश पुंज टिमटिमाता। उस दिन सौभाग्य से चंद्रिका की विधवा मौसी कहीं भागवत सुनने गई थी। चंद्रिका बरामदे में बैठी लालटेन की चिमनी साफ कर रही थी। कांच की लंबी चिमनी का एक सिरा हाथ से बंद कर दूसरे सिरे से वो अपनी श्वास प्रश्वास का धुआं भर रही थी। आज इतने वर्षों में भी उस किशोरी की वो अपूर्व छवि चंद्रवल्लभ भूल नहीं पाया। दोनों फूले कपोल, धरा पर लौट रहा आंचल, तीव्र श्वास प्रश्वास की धौखनी में उठते गिरते नन्हे वक्षस्थल का मोहक उत्थान पतन। मुग्ध दृश्य से देखता चंद्रवल्लभ वहीं ठिठक कर खड़ा रह गया। हाय हाय, यह हीरा क्या उस अनाड़ी शराबी जुआरी सदानंद की चादर की गांठ में बंधेगा? पागलों की तरह आगे बढ़कर उसने चिमनी सहित चंद्रिका को अपनी उन्मत्त भुजाओं में बांध लिया। एक पल के लिए उसे मौसी की उपस्थिति की संभावना भी नहीं सहमा पाई थी।
चंद्रिका को अधीर प्रेमी के उन्मत्त आलिंगन ने चौंकाया ही नहीं, ललाट पर, अधरों पर, चिबुक पर उन तप्त अधरों का अंगारे का सा स्पर्श उसे अवश भी बना गया। एक पल के लिए वो चेतना खो बैठी। हाथ से चिमनी गिरकर चूर चूर हो गई तो दोनों विलग हुए। एकाएक अपने अधैर्य पर चंद्रवल्लभ को स्वयं खींच उठी। न जाने कितनी पुस्तकें, रसमर्मज्ञ कवियों के श्लोक कंठस्थ कर वो इतनी दूर इस प्रेम निवेदन के लिए आया, किंतु सुअवसर जुटा तो भूखे भिक्षुक सा भोजन पर टूट पड़ा। छी छी, कितनी बार पढ़ी थी उसने ये पंक्तियाँ। प्राग चुंबदलिके हिम नताम ताम क्रमादर नताम कपोलयो तेन विश्वासित मान साम झटित्यानन स परिचुंब शिशिमयम। अर्थात राजा नल ने लज्जा से नीचे मुख किए हुए दमयंती का पहले ललाट में, फिर कुछ विश्वास उत्पन्न हो जाने पर नम्रमुखी दमयंती के कपोलों में और फिर विश्वस्त चित्त वाली उसको तुरंत देख मुख से चुम्बन कर मुस्कुरा दिया। यहाँ तो वो मूर्ख स्वयं सिर झुकाए ऐसे अपराधी बना खड़ा था जैसे दिन दहाड़े किसी की हत्या कर दी हो, किंतु चंद्रिका पलक झपकते ही उसके सम्मुख ऐसे तटस्थ होकर खड़ी हो गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आप अचानक यहाँ इस समय कैसे आ गए? दीदी की तबीयत तो ठीक है ना? उसकी दीदी पूरे दिनों से है, ये जानकर ही शायद उसने वो प्रश्न पूछा था। उत्तर देने से पहले ही वो मूर्ख फिर अपनी कैफियत देने लगा था। मुझे माफ़ कर दो चंद्रिका, मैं तुम्हें देखकर अचानक पागल हो गया था। उसकी फिर घिग्गी बंद गई थी। दीदी ठीक है ना? बिना कुछ उत्तर दिए उसने फिर अपना प्रश्न दोहराया। हाँ भाभी ठीक हैं, पर जानती हो चंद्रिका, तुम्हारे बाबूजी ने तुम्हारा विवाह पक्का कर दिया है। मैं तुम्हें वही चेतावनी देने 20 मील पैदल चलकर आया हूँ। वह एक बार फिर उसका परम हितैषी बना उसकी ओर झुका। तो क्या हो गया? उसके अनारदाने से रक्तिम अधरपुट बड़ी अवज्ञा से फड़के। विवाह तो एक दिन सबका ही होता है। वो अहंकारी सुंदर छोकरी क्या जानबूझकर ही उसे छेड़ रही थी? पूछती हो क्या हो गया? वो बड़ी जोर से झल्लाया। सदानंद शराबी की चादर की गांठ से बंधने को हो तैयार। वही सदिया जिसकी माँ। देखिए, मेरा विवाह किसी से भी हो, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? सदानंद कैसे भी हों, दीदी के विवाह में उन्होंने बाबूजी को सहारा दिया था। हमारे घर में कौन मर्द बैठा था? अम्मा की बीमारी में गठिया सेनेटोरियम में भी वही रहे थे, ये जानकर भी कि टीबी की छूट उन्हें भी लग सकती है। ओह, तो अब तुम्हें देखकर उसी कर्जे से मुक्ति पा रहे हैं तुम्हारे बाबूजी, क्यों? फिर जो भी मुंह में आया वही बकझक कर अपने विदग्ध हृदय की पूरी भड़ास निकाल कर वो तेजी से बाहर निकल ही रहा था कि द्वार पर उसकी मौसी से टकरा गया। अरे आओ आओ बेटा चंद्रवल्लभ, कैसे आए? हमारी सरुली तो ठीक है ना? चला भीतर। वो फिर उसे बड़े स्नेहपूर्ण आग्रह से भीतर खींच ले गई थी। इसी बीच चंद्रिका दूसरी चिमनी निकाल लालटेन जला चुकी थी। लालटेन के पिंगल वर्णी प्रकाश में उसके गौर ललाट पर क्षण भर पूर्व साफ की गई चिमनी की कालिक शायद अनजाने में पसीना पोंछते समय डिठौना से अंकित भरपूर चमक रही थी। अरे ये कपाल में मोसा अर्थात कालिक कहाँ से लगा लाई? मौसी हंसकर अपने आंचल से उसे पूछने बढ़ी तो व्यवहार कुशल चंद्रवल्लभ ने अपना रुमाल उन्हें थमा दिया था। क्यों अपनी धुली धुलाई साड़ी खराब कर रही हो मौसी? ये लो। अपने रुमाल के उस स्फटिक से उज्ज्वल ललाट का स्पर्श करते करते ही वो अपने आहत हृदय की समस्त व्यथा भूल गया था। रुमाल से कालिक पोंछ कर भी उस विचित्र लड़की ने उसका रुमाल उसे क्यों नहीं लौटाया? और फिर कैसी विवेक भीरु कर्षिता दृश्य से उसे आपाद मस्तक रस सिक्त कर पल भर निहार आंखें झुका लीं। ये देख वो पल पल प्रणय अंधकूप में गहरा धंसता चला गया था। फिर तो पूरे 15 दिन वो अकारण ही अल्मोड़ा में डेरा डाल उसने मौसी के घर के ना जाने कितने चक्कर लगा डाले थे। यही नहीं, कभी मिशन स्कूल के पिछवाड़े की जनशून्य पगडंडी में, कभी सैनिटोरियम के अरण्य में, जहाँ प्रत्येक मंगलवार को चंद्रिका अपनी मौसी के बीमार जेठ को फल पहुँचाने जाती थी। वो जानबूझकर ही रहस्यमयी को घेर उसके अंतरतम हृदय पट के मुंदे द्वार खटखटाने की चेष्टा करता रहा, किंतु वो बित्ते भर की छोकरी उसे अपनी तर्जनी पर ही नचाती रही थी। चंद्रिका, तुम मुझे 1 वर्ष का समय दो, फिर मैं तुम्हारे बाबूजी का पूरा कर्जा उतार दूंगा। मैं इतना अकर्मण्य नहीं हूँ चंद्रिका, तुम नहीं जानती सदानंद कैसा जघन्य व्यक्ति है। पर वो निशब्द बैठी मुस्कुराती रहती।
उसका वही मौन स्मित कभी कभी उसे फिर पागल बना देता और उसे बाहों में बांधकर मसल देता। ओह, किस अमानवीय संयम से उसने एक दिन अपने को रोका था। ओह छोड़ो छोड़ो, कोई देख लेगा तब। यही तो मैं चाहता हूँ चंद्रिका, दुनिया तुम्हें मेरी बाहों में देखे, खासकर तुम्हारा सदानंद। मैं भी फिर देख लूँगा कैसे मेरी जूठी पत्तल चाटता है भिक्षु। हंसती हंसती चंद्रिका गोली सी दूर छिटक जाती। बहुत बहादुर मत बनो नान भिज्जियू, अर्थात छोटे जीजा। वो न जाने क्यों उसे इस विचित्र संबोधन से पुकारती थी। सदानंद तुम्हें कभी पिस्सू सा मसल कर रख देगा, समझिए। एक और सदानंद के लिए ऐसी भक्ति श्रद्धा, और दूसरी ओर जब भी उसका वो दूसरा प्रणयी उसे किसी अरण्य में मिलन आह्वान से खींचता, वो मंत्रपूत डोर में बंधी खिंची चली आती। तब क्या ये कौतुक प्रिय किशोरी एक साथ दो दो प्रणोन्मत्त हृदयों को अपनी दो तर्जनियों पर नचा रही थी। फिर बड़े भाई के पुत्र जन्मोत्सव पर उसने इस अलौकिक नटिनी का एक सर्वथा नवीन रूप देखा था। भाई की पूरी गृहस्थी का भार अपने सुकुमार कंधों पर ढोती वो अपनी दीदी से भी अधिक कुशल गृहिणी बन उठी थी। उन दिनों का स्मृति रत्न ही चंद्रवल्लभ के स्मृति कोश का अब सबसे जगमगाता वैदूर्य मणि था। आंचल कमर में खोस वो कभी भागकर अपनी दीदी को पंजीरी खिलाती, कभी अनुभवी जननी की भांति नवजात शिशु को छाती से लगा दुलराती, लोरियां गाती, और कभी निमंत्रित नारी समुदाय को अपने मधुर कंठ से सोहर की स्वर लहरी से झुमा देती। जच्चा किसकी हो तुम कुलवधू, जच्चा कवन सजन की थी है, महर महर हरे बाकरे। फिर सहसा पैरों में घुंघरू बांध वो अपने क्षीण कटी लचकाती, द्वार की दरार से झांक कर बड़े और कुंवारे छोटे जीजा के दो जोड़ी मुग्ध नयनों को समान रूप से बांधती, जानबूझकर एक ही पंक्ति को बार बार दोहराती। सास मोरी ढूंढे ननद मोरी ढूंढे, सैया ढूंढे री गले में बैया डाल डाल। उस सुराहीदार शंख ग्रीवा में सचमुच ही बैया डाल बरेली के बाजार में झुमका ढूंढने उसका उद्ग्रीव प्रणयी मूंदे कपाट की दरार से सटकर खड़ा है। वो जानती थी इसी से बार बार द्वार तक जाकर वो नृत्य भंगिमा में ही हंसती हंसती पीछे खिसक जाती। उस छठी भोज के निमंत्रित अतिथियों में उस दिन उसके दोनों प्रणयी एक साथ उपस्थित थे। हेलो ब्रदर, ये कहकर पच पच पान का पीक थूकते सदानंद ने चंद्रवल्लभ के कंधे पर हाथ रखा तो वह ऐसे भड़क उठा था जैसे किसी कोढ़ी ने अपने हाथ का ठूंठ उसके कंधे पर रख दिया हो। जानबूझकर ही चंद्रिका ने कितने लज्जासिक्त आग्रह से सदानंद की अभ्यर्थना की थी। ये आलू के गुटके खाइए ना, मैंने बनाए हैं, और ये दही दाणे माँ को बहुत पसंद है ना। जल भुनकर एकदम कोयला हो गया था चंद्रवल्लभ। क्या क्या उसे पसंद है ये भी याद रखती है छोकरी। तब उसका रुमाल क्यों कमर में खोसे फिरती है। उस दिन नाचते गाते कैसी लास्यमयी मुद्रा में उसने कमर का वही रुमाल निकाल नंदा देवी के नर्तकों के रेशमी रुमाल की भांति अपने कंठ में ग्रैवया सा गूंथ लिया था। चंद्रिका, चंद्रिका, क्या तुम जीवन भर शुंभ निशुंभ की भांति हमें दबा दोनों की छाती पर पैर रखकर नाचती रहोगी। वो कभी जोर जोर से अपने एकांत कमरे में बड़बड़ाने लगता। किंतु अंत में विजय सदानंद की ही हुई थी। लक्ष्मी ने ही सरस्वती को अंगूठा दिखा दिया। सौम्य दर्शन चंद्रवल्लभ की विद्या, योग्यता, कुल प्रतिष्ठा सब ताक पर धरी रह गई। जब वो अपनी प्रशासकीय सेवा की परीक्षा के कठोर अध्ययन में आकंठ डूबा था, तभी उसकी अनुपस्थिति में चतुर गिद्ध झपट्टा मारकर उसके मुंह का ग्रास छीन कर ले गया। विवाह का निमंत्रण पत्र भी शायद जानबूझकर ही दूरदर्शी कन्या के जनक ने विवाह के पूरे 8 दिन बाद भेजा, निष्प्राण सा। चंद्रवल्लभ फिर कितने दिनों तक बिना खाए पिए अपने उदार मेजबान के यहाँ चुपचाप पड़ा रहा। पिता के जिस समृद्ध मित्र के यहाँ रहकर वो परीक्षा दे रहा था, उन्हीं की पत्नी फिर उसे जबरदस्ती खींचकर खाने की मेज पर ले गई थी। क्यों, पर्चा ठीक नहीं हुआ बेटा? बिगड़ने दो, चिंता क्यों करते हो? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। ईश्वर ने चाहा तो अगले साल बाजी मार लोगे। पर बेचारी ताई, उन्हें क्या पता था कि जो बाजी वो हार चुका है, एक बार हारने पर संसार का कोई भी पुरुष उसे फिर आज तक नहीं जीत सका है। धीरे धीरे पराजित पौरुष की गहन व्यथा ने ही उसे सांघातिक रूप से दुस्साहसी बना दिया था। जो हृदय सिंहासन कभी केवल चंद्रिका के लिए आरक्षित था, वहाँ उसने राजनीति को ही प्रेयसी रूप में स्थापित कर लिया। वही अटूट प्रेम, निष्ठा, वही निष्कपट निवेदन का नित्य नवीन अर्घ्य उस नवीना प्रेयसी के चरणों में अर्पित कर उसने पुरस्कार भी पा लिया।
अतीत में झेली गई लाठियां अब देवताओं द्वारा की गई सुमन वृष्टि की ही भांति उसे आपाद मस्तक आच्छादित कर उठी। न जाने कितनी बार उसने मंत्रिमंडलों को धन्य किया, देश विदेश की यात्राएं की, नित्य प्रति का पूर्वाभ्यास किया गया स्मित बड़ी स्वाभाविकता से उसके अधरों पर पान की लालिमा की ही भांति रस बस गया। इस बीच जिस मेजबान के यहाँ कभी दरिद्र आश्रित अतिथि बन परीक्षा देने टिका था, उसी के गृहस्वामी ने उसे जमाता रूप में स्वीकार कर प्रतिष्ठित कुल की मान्यता भी अनायास ही उपलब्ध करा दी। रूप रंग के नाम पर पत्नी क्षीण मूलधन लेकर ही आई थी। एक बार रीढ़ की हड्डी में चोट आने से बेचारी कुछ कुबड़ी होकर ही चलती थी, किंतु कुल मिलाकर माधवी उसके लिए भाग्यवती ही सिद्ध हुई थी। कभी कभी उसका उग्र स्वभाव चंद्रवल्लभ के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन उठता था, किंतु ऐसे अवसरों पर वो लंबे हवाई दौरों पर निकल जाता। जब लौटता तब ज्वार भाटे की तरंगों की भांति पत्नी का क्रोध स्वयं ही शांत हो जाता। फिर वो स्वयं भी आश्चर्यजनक रूप से सहिष्णु उदार सहचर था। माधवी जब चाहे जहाँ चाहे घूम फिर सकती थी। मनमानी साड़ियाँ खरीदने की उसे पूरी स्वतंत्रता थी। क्लब में ताश का रत जगा हो या रेस कोर्स के अश्वों का सुदीर्घ प्रदर्शन, वो अपने पुरुष मित्रों के साथ मनमानी उड़ान भर सकती थी। कभी कभी चंद्रवल्लभ को अपनी सहिष्णुता पर आश्चर्य भी होता था। उसकी पत्नी को पुरुषों का साहचर्य भी मोहता था और उतने ही गोपों की अपनी उस एकमात्र राधिका के ऐसे उन्मुक्त विचरण ने उसे कभी ईर्ष्या दग्ध नहीं किया, जबकि चंद्रिका के मुंह से सदानंद का नामोच्चार ही उसे जलाकर राख कर देता था। चंद्रिका, चंद्रिका, तुम्हें क्यों नहीं भूल पाता हूँ मैं। किंतु इस क्यों का उसके पास कोई उत्तर नहीं था। अंतिम बार की भेंट को एकांत में उसी सूक्ष्मता से अपने अंतरपट पर बार बार अंकित करता, जैसे किसी प्रियजन की मृत्युशैया पर उसकी अंतिम झलक को कोई बार बार स्मरण कर स्मृति पटल पर खींच लाता है। उस दिन वो अपनी मौसी के लिए पथरौटे में जूड़ीमा की दुकान के कूंडे की दही ला रही थी। मार्ग में दही चाटने का लोभ शायद बेचारी स्मरण नहीं कर पाई थी। इसी से मलाई की एक चुगलखोर परत उन लुभावने अधरों पर भी जम गई थी। क्यों, खूब मलाई खाकर मौसी की एकादशी भ्रष्ट कर रही हो ना छोटी साली। मौज मस्ती आने पर वो उसे इसी नाम से छेड़ा करता था। चल हट, कहाँ कहाँ नहीं तो, वो कह आंचल से होंठ पोंछने लगी थी। हट मूर्ख, साड़ी से कहीं ऐसी स्वादिष्ट मलाई पोंछी जाती है, ला मैं पोंछ दूँ, कह बड़ी धृष्टता से उसने उसे बाहों में बांध लिया था। उस अंधेरी सकरी गली में दिन दहाड़े ही मरघट का सा सन्नाटा छा जाता था। फिर उस दिन तो सांझ ढल गई थी। चलोगी चंद्रिका? उसने उसके कानों के पास होंठ सटा लिए। कहाँ? कल इलाहाबाद जा रहा हूँ। छुट्टियों का तो अब झमेला ही नहीं है। ईद, दशहरा, दिवाली सब मिलकर मेरे सौभाग्य से ये सुअवसर एक साथ जुटा गई हैं। चलो इसी बहाने मैं तुम्हें कहीं दूर भगा ले चलूँ। किसी के बाप को भी पता नहीं चलेगा। नेपाल में मेरा एक रईस मित्र है, वहीं शरण लेंगे। चटपट अपनी मौसी को दही खिलाकर सुलाओ, मैं यहीं रुका रहूँगा। आज ही रात को भाग चलेंगे। चलोगी चंद्रिका? अचानक ये भयंकर दुस्साहसी प्रस्ताव उसके दिमाग में आ गया था और प्रस्तावित करने में उसके दृढ़ स्वर में कहीं भी हास परिहास का पुट नहीं था। शायद इसी से भयत्रस्त होकर सहमी उसकी प्रेमिका पथरौठे सहित हिरनी सी भागकर पल भर में गली के मोड़ से अदृश्य हो गई थी। इसके बाद उसने फिर चंद्रिका को कभी नहीं देखा। महीने भर बाद उसके विवाह का निमंत्रण पत्र मिला था। आज इतने वर्षों पश्चात किसने उसे अमृत संजीवनी बूटी सूंघा फिर उसके सम्मुख खड़ा कर दिया। शायद माधवी की मृत्यु ने, या प्रवंचक विदेश प्रवासी पुत्र के जर्मन मेम से विवाह ने, या स्वयं वैधव्य दग्ध चंद्रिका के अस्तित्व ने। इतने वर्षों पश्चात दोनों एक बार फिर स्वतंत्र थे। क्रूर राजनीति ने चंद्रवल्लभ को सिंहासन च्युत कर धरा पर पटक दिया था। राह के किसी राहगीर सा ही तो था वो, अब एक साधारण मानव। अतीत के वैभव की एक टोपी ही तो स्मृति चिन्ह के रूप में बची थी। उसे चंद्रिका से मिलने से पूर्व किसी स्टेशन पर छोड़ जाएगा। अपने आने की सूचना उसने केवल चंद्रिका को ही दी थी। इतने वर्षों बाद मैं एक बार फिर तुमसे अपना वही प्रश्न पूछने आ रहा हूँ, चलोगी चंद्रिका? शायद तुम सुन ही चुकी होगी कि मैं अब विपत्नीक हूँ, अर्थात विधुर हूँ। मेरे इकलौते पुत्र ने स्वदेश की महिमा त्याग विदेश को इस जन्मभूमि में मान लिया है। तुम भी एकांत जीवन व्यतीत कर रही हो, ये मैं भी सुन चुका हूँ। कभी हम सैनिटोरियम के पिछवाड़े जिस सुदीर्घ दैत्याकार देवदार के नीचे मिला करते थे, वहीं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा।
बुधवार ठीक 5 बजे। किंतु इस बार एक शर्त भी है, यदि तुम मेरा प्रस्ताव स्वीकार करती हो तभी आना, अन्यथा नहीं। मैं तुम्हारी अनुपस्थिति को अपना दुर्भाग्य ही स्वीकार कर लूँगा। चंद्रवल्लभ। बुधवार के दिन 5 के बदले 4 ही बजे पहुंच गया था वो अधीर क्लांत पथिक। ना जाने कितनी उलझनें, कितनी शंकाएं उसे विवल कर रही थीं। क्या पता उसे चिट्ठी ही ना मिली हो, क्या पता वो ना आए, और फिर एकाएक उसके कौतुक प्रिय चित्त को उसकी एक नवीन योजना आह्लादित कर गई। लपक कर वो एक घनी झाड़ी में दुबक कर छिप गया। चंद्रिका आएगी, निराश दृष्टि से इधर उधर देखेगी, फिर वो हताश होकर लौटने लगेगी। तभी वो उसे बाहों में बांध उस परिचित अरण्य को अपनी उल्लसित चीख से गुंजा देगा, चलोगी चंद्रिका? ठीक जैसे काफल के पेड़ पर पहाड़ी चिड़िया जूहों टहूकती है, जूहों जूहों, और दूसरी चिड़िया ठीक स्वर से स्वर मिलाकर उत्तर देती है, भोल भोल भोल। क्रमशः निकट आती पदचाप सुनते ही उसका हृदय जोर जोर से धड़का। मूर्ख मूर्ख चंद्रवल्लभ, वो मन ही मन स्वयं अपनी खिल्ली उड़ाने लगा। तू क्या 30 वर्ष पहले का एक विवेकहीन तरुण रह गया है? पत्तियां चरमराईं, पिरुल खिसका और वो आई। इधर उधर देख वो बड़ी देर तक खड़ी रही, फिर हाथ का सूटकेस नीचे धर सूखी घास पर धम्म से बैठ गई। घनी झाड़ी के भीतर छिपा चंद्रवल्लभ अविश्वास से आपात मस्तक बदल गई अपनी प्रेयसी को एकटक देख रहा था। विराट शरीर, भग्न दंत पंक्ति, बूंदी के लड्डू की ही भांति ठांस ठांस कर बांधा गया सूक्ष्म जूड़ा, अधखिचड़ी बालों को विभक्त करती टेढ़ी मेढ़ी अयन में सवारी गई मांग, पैरों में फटर फटर करती क्रेप सोल के मर्दाने जूते, और बुरके की भांति लपेटा गया खुरदुरा काला शॉल। आंखों पर लगे चश्मे को उसी खुरदरे शॉल से पोंछ उसने एक बार फिर आंखों पर लगा, इधर उधर बड़े ध्यान से देखा। 6 बजे, 7 बजे, और जब दूर गिरजे की घड़ी ने टन टन कर 8वीं बजा दिए, तब सूटकेस उठाकर वो खड़ी हो गई। अंतिम बार शून्य दृश्य से उस अरण्य को निहार चंद्रिका अपने मोटे मर्दाने जूते की घोड़े की सी टाप से सूखी पिरुल घास रौंदती धीरे धीरे उतर गई। उसके जाने के बड़ी देर बाद ही झाड़ी से बाहर निकल चंद्रवल्लभ उसी सूखी घास पर किसी मात्र हारा शिशु की ही भांति लोट लोट कर रोता रहा था। ओफ, कैसा करुण क्रंदन था वो, कैसी हृदय द्रावक सिसकियां। लग रहा था वो अपने को रोक ही नहीं पा रहा है। आज तक जो दिव्य मूर्ति प्रेयसी के रूप में किसी ताबूत में सुरक्षित शव की भांति उसके हृदय में ज्यों की त्यों धरी थी, वो किन्हीं अज्ञात विकार के कीटाणुओं के संसर्ग से सहसा क्षयग्रस्त हो विभत्स बन गई थी। आज उसे पहली बार लग रहा था कि उसने चंद्रिका को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। अब वो कभी नहीं कह पाएगा, चलोगी चंद्रिका? अभी आप सुन रहे थे शिवानी जी की लिखी हुई उनकी एक क्लासिक कहानी चलोगी चंद्रिका। निसंदेह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी की श्रेष्ठ कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।